तो इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है सर? पहले तो मिनिमम 3 ऐसे कोई इंश्योरेंस है जो आप बता सकते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ में लेनी ही लेनी चाहिए। मेडिक्लेम के क्या बेनिफिट्स हैं? अगर एक दुर्घटना हुई और मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी सेविंग उस हॉस्पिटलाइजेशन में चली जा सकती है, क्योंकि इंडिया में जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है वो डे बाय डे राइज मतलब बढ़ती चली जा रही है। अगर हम लोग सेकंड पे जाते हैं तो और उसके बाद हमको क्या लेना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसको और विस्तार टर्म इंश्योरेंस कई ऑडियंस ऐसी होगी जो पहली बार देख रही है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मैंने एक ऐसा जीवन बीमा लिया है जिसका प्रीमियम बहुत कम है और उसका कवरेज बहुत ज्यादा है। कि हिंदुस्तान में जो बीमा लेने से सबसे ज्यादा जो लोग रोकते हैं ना, वो 3 लोग। कौन? एक मामा का लड़का, एक चाचा का लड़का और एक साला। कि बहुत सारी कंपनियां आजकल ऑनलाइन भी आपकी पॉलिसीज बेच रही हैं। सो ऑनलाइन पॉलिसी लेना जरूरी है या इम्पोर्टेंट हो सकता है, या हम किसी अगर मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे इंश्योरेंस लेते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए? सो इंडिया में लोगों को इंश्योरेंस कैसे मिस सेल किया जाता है? ह्यूमन फर्स्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारी सेविंग्स करते हैं, पूरी ज़िंदगी हम अपनी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्या एक घटना आपके घर में घटती है और आपकी सारी सेविंग ज़ीरो जाती है? जी हाँ, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है सो आप जानिए आपकी सारी सेविंग ज़ीरो होने वाली है दोस्तों। सो आइए, इंश्योरेंस जो हमारे कंसल्टेंट है हमारे साथ अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, और इनकी जो जर्नी रही है 20 ईयर्स की रही है इस फील्ड में। तो जानते हैं इनसे इनकी जर्नी कैसी रही और इंश्योरेंस के बारे में इस पूरे पॉडकास्ट में आप बताइएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सर पहले आप बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही? ऋषभ भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतना एक पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोशन करती है जी, एक उस मुद्दे को उठाया है जिसको कि हर व्यक्ति जानता है कि ये जरूरी है। लेकिन अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? या एक काम करता हूँ, कल शाम को ऑफिस से आते टाइम या आपकी वीकेंड पे बैठ के मैं इस चैप्टर को क्लोज करके अपने लिए इंश्योरेंस ले लूंगा, और नहीं लेता है। आपने उस मुद्दे को उठाया है, उसके लिए आपको और ह्यूमन फर्स्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये 20 ईयर्स में सर आपने कई लोगों को डील किया होगा इंश्योरेंस, आपने कई लोगों को बताया भी होगा इसके इम्पोर्टेंस, इसके महत्व के बारे में। सो इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है सर? पहले मतलब मैं अगर एक यंग हूँ और मेरी अभी एज 20 ईयर्स है और मैंने अपनी जर्नी जॉब में या बिजनेस में स्टार्ट की है, तो क्या मुझे अभी ही इंश्योरेंस लेना चाहिए? सर, हम जैसे एक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम उसकी सिक्योरिटी लॉक, जैसे ही मेरे पास फ़ोन आता है हम उस पर एक सिक्योरिटी लॉक लगा देते हैं ताकि मेरा कोई डेटा टच ना कर पाए। मैं एक कार खरीदता हूँ और जब भी किसी मॉल की पार्किंग में जाता हूँ या किसी पब्लिक प्लेस की पार्किंग में मैं कार खड़ी करता हूँ तो मैं उसको रिमोट से बंद करता हूँ, और अगर मेरे को आवाज़ नहीं सुनाई देती है कार बंद होने की तो मैं एक बार डबल श्योर होना चाहता हूँ कि मेरी कार बंद हुई है कि नहीं हुई। उसी तरीके से उस मोबाइल फोन और उस कार के ओनर को, जिसने अपने परिवार के लिए वो मोबाइल फोन खरीदा है, अपने परिवार के लिए वो कार खरीदी है और फ्यूचरिस्टिक प्लान बहुत सारे बनाए हैं अपने परिवार के एक अच्छे भविष्य के लिए, वो जो की है जिसको डबल श्योर होना है, उसी को उस व्यक्ति का इंश्योरेंस कहते हैं। तो जिस तरीके से हम अपनी कार का इंश्योरेंस कराने के लिए हमेशा समय से पैसा देते हैं, उस कार के चारों दरवाजे चेक करते हैं, अपने मोबाइल फोन का डेटा ना चोरी हो जाए, हमारे जो बहुत सारी मेमोरीज है उस टेलीफोन की, उसका बैकअप लेके रखते हैं। तो इंश्योरेंस एक्चुअली में उस परिवार के लिए एक बैकअप है। उस इंश्योरेंस जो है उस परिवार की खुशियों की बेसिक चाबी है। यही इंश्योरेंस है। सो ये मतलब सबको लेना चाहिए आपके हिसाब से? कोई इसमें छूटा ना हो और कोई भी इसकी एज नहीं होती है, ये आप अगर 18 प्लस है तो आपको इंश्योरेंस जरूर लेना है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, जैसे एक बड़े अच्छे टू व्हीलर का एक वो था, स्लोगन था, उसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ, या एक प्रेशर कुकर का एक विज्ञापन आता था, जो बीवी से करे प्यार तो वो डैश 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 डैश। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो अपने परिवार से करे प्यार वो इंश्योरेंस से कैसे करे इनकार। अगर आप अपनी फैमिली
को प्यार करते हैं, अपने लव्ड वंस को चाहते हैं कि वो आपके रहते हुए, क्योंकि अगर आप हैं तो आप उनको सारी खुशियां दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहे दुर्घटना हो, बीमारी हो या किसी आकस्मिक स्थिति में आपका ना रहना हुआ, तो उस कंडीशन में आपके परिवार की एक बेसिक नीड्स को अगर आपको कंटिन्यू करवाना है तो आपको इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। और इंश्योरेंस भी केवल लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। इसीलिए आज की डेट में गवर्नमेंट ने भी एक एड और एक कैंपेन चलाया है, सबसे पहले इंश्योरेंस। ओके, सो मतलब अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है और उसको इंश्योरेंस लेना है तो एक हर व्यक्ति की लाइफ में इंश्योरेंस आपने बताया कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उससे आपकी सेविंग्स भी बचती है और आपको एक अच्छा, एक कहते हैं कि ट्रीटमेंट भी मिलता है। अच्छा, तो मिनिमम 3 ऐसे कोई इंश्योरेंस है जो आप बता सकते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ में लेने ही लेने चाहिए? हाँ, सबसे पहले जब भी कोई बच्चा 18 साल का होता है तो हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि वो एक अपने लिए अच्छा सा मेडिक्लेम, अगर उसके माता पिता ने नहीं लिया है, मेडिक्लेम बहुत जरूरी है। मेडिक्लेम बहुत जरूरी है, उसको एक व्यक्ति के पास में मेडिक्लेम होना ही चाहिए। मेडिक्लेम के क्या बेनिफिट्स हैं? सर, मेडिक्लेम सब कुछ है। मेडिक्लेम वो एस्केलेटर, जीवन की वो पहली सीढ़ी है जो आपको एंड ऑफ द किसी टारगेट में पहुंचने में आपकी सबसे ज्यादा मदद करती है। अगर मैंने एक एफडी करा ली है, मेरे पास पेरेंटल पैसा है, मेरे पास पेरेंटल प्रॉपर्टी है और मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, और मेरे साथ दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है, चाहे किसी भी एज में हो, चाहे किसी भी एज में, उसके लिए दुर्घटना एज पूछ के नहीं आती है, या बीमारी एज पूछ के नहीं आती है। मैं अपने जीवन शैली को कर रहा हूँ, मैं जिम भी जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं दुर्घटना तो मेरे वश में नहीं, वो तो ईश्वर के हाथ में है। अगर एक दुर्घटना हुई और मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी सेविंग उस हॉस्पिटलाइजेशन में चली जा सकती है। क्योंकि इंडिया में जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है वो डे बाय डे अराइज, मतलब बढ़ती चली जा रही है। आप अगर मेट्रो सिटीज में जाएं तो वहां पे 15,000 से 20,000 रुपए रोज का कमरा अवेलेबल है, और जो बड़ी सर्जरी है वो आज की डेट में 5 से 7 10 लाख रुपए है। 12 से 14% हर साल का मेडिकल इन्फ्लेशन है, जिससे इंडिया हर साल जो इलाज है उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस इलाज को हम कैसे कवर करें। तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत ले लेना चाहिए। हाँ। और ये हमें सोचना चाहिए कि किस एज में लेंगे, आगे लेंगे, पहले लेंगे, एज अर्ली, जितनी जल्दी पॉसिबल हो। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि अगर हमने इंश्योरेंस लिया और इसको हमने एक कंपनी से कई बार कंटिन्यू किया और ठीक है, हमको उसकी जरूरत ना पड़े, भगवान करे किसी को ना पड़े, और नहीं भी पड़ी, सो अगर कभी पड़ेगी तो क्या उसके कंपनी उसमें आपको बेनिफिट्स देती है कि मतलब काफी उसका अमाउंट बढ़ जाता है कि क्या होता है? देखिए, आज की डेट में इंडिया के अंदर इंश्योरेंस में जो कंपनियों की तरफ से है, क्योंकि अभी 100% एफडीआई गवर्नमेंट ने ले आई है, प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स को 100% एफडीआई कर दिया है, और भारत में भी बहुत सारी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। आप जितनी ज्यादा पुरानी पॉलिसी आपकी हो जाती है उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का आप ऋषभ भाई समझिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है तो वो डे 1 से काम नहीं करता है, लेकिन वो एक दिन जरूर काम करता है, उसमें कुछ ना कुछ क्लॉज हैं। तो जैसे जैसे आपकी पॉलिसी पुरानी होती चली जाती है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देने में आसानी होती है, क्योंकि वो ये देखती है कि मेरा कस्टमर मेरे लिए लॉयल है, तो मैं भी इसके लिए लॉयल बनूं, और इसने वास्तव में मेरे साथ बिना किसी चीटिंग के पिछले 5 वर्षों से 7 वर्षों से मेरे को प्रीमियम भरा है, और तो मेरा को जब इसको वास्तविक जरूरत है तो मैं इसको क्लेम पे करेंगे। ओके, तो एक तो ये हो गया मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सेकंड पे जाते हैं तो और उसके बाद हमको क्या लेना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वो क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी वो लाइफ इंश्योरेंस उस व्यक्ति के लिए नहीं होता है जिसके लिए लिया गया है। ओके, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा उसके लिए होता है जिस व्यक्ति के ऊपर उसका परिवार डिपेंडेंट है, जिम्मेदारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो उस परिवार का ब्रेड बटर अर्नर है। जो मतलब अगर मैं अपनी फैमिली में कमाने वाला हूं तो मेरा टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है, और टर्म इंश्योरेंस इतना होना चाहिए कि मेरी फैमिली एटलीस्ट, अगर मैं किसी भी सिचुएशन पे या आकस्मिक उस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है
तो कम से कम परिवार अगले 7 से 8 साल सरवाइव कर सके। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको और विस्तार टर्म बताएं, इंश्योरेंस कई का ऑडियंस ऐसी होगी जो हाँ, पहली बार देख रही है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मैंने एक ऐसा जीवन बीमा लिया है जिसका प्रीमियम बहुत कम है ओके और उसका कवरेज बहुत ज्यादा है। ओके मेरी उम्र 25 साल है, मैंने 2 करोड़ रुपए का, अगर मैं साधारण जीवन बीमा पॉलिसी लेने जाऊंगा तो मेरे को 2 से 4 लाख रुपए पर ईयर का प्रीमियम देना पड़ेगा 20 साल के लिए। लेकिन अगर मैं 20 वर्ष का या 25 वर्ष का हूं और मेरी एलिजिबिलिटी जस्टिफाई हो रही है इंश्योरेंस कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हो सकता है कि वो 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जो है वो मेरे को कुछ 40 से 50 हजार रुपए वार्षिक प्रीमियम पे या ईयरली प्रीमियम पे मेरे को इसका मतलब है कि जितना जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम लेंगे, जितना जल्दी लेंगे उतना आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा और उतने ज्यादा साल की आपको कवरेज मिल जाएगी। कवरेज भी मिलेगी और आप यंग एज में स्वस्थ होते हैं, आपको बीमारियां नहीं होती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको इंश्योरेंस देने में इंटरेस्टेड होती है। ओके, सो लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है कि जो 80 साल तक जी गया, ठीक, और उसने प्रीमियम 80 साल तक तो भरा मान लीजिए, और उसके बाद उसने नहीं भरा और 81 साल में उसकी मौत हो गई किसी ना किसी कारण से, तो क्या उसको क्लेम मिलेगा? सर अगर उसकी बीमा पॉलिसी चल रही होगी, अमूमन हिंदुस्तान में 85 वर्ष तक की बीमा पॉलिसी या 100 वर्ष तक की भी बीमा पॉलिसियां अवेलेबल है। अच्छा, अगर उसने उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे पॉलिसी ली होगी और चाहे वो किसी भी एज में ली गई हो, अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी के ब्रैकेट के अंदर आ रहा है और उसकी पॉलिसी रेगुलराइज्ड है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा क्लेम देगी उसको। तो मतलब ये बहुत आपके हिसाब से मैंडेटरी हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए जितनी अर्लीस्ट पॉसिबल एज पे हो। अगर आपने अपने परिवार के लिए सेविंग प्लान करी, आपने अपने परिवार के लिए फ्यूचरिस्टिक कुछ गोल्स बनाए, उसमें जो पहला स्टेप है वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस है। इसके बिना सारा का सारा आपकी जो प्लानिंग है फ्यूचर रेवेन्यूज की, फ्यूचर इनकम की या फ्यूचर सेविंग की, वो एक झटके में एक छोटा सा मेडिकल इमरजेंसी या एक छोटी सी दुर्घटना आपके परिवार के सपनों को चूर चूर कर देगी, अगर आपके पास इंश्योरेंस का सपोर्ट नहीं है तो। अच्छा, अगर इस पे क्या ये भी डिपेंड करता है कि हम कितना कमाते हैं, इंश्योरेंस उसके हिसाब से मिलता है? सर बिल्कुल कमाते हैं हम, जैसे जैसे जिस इनकम के ब्रैकेट में आते हैं और अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। और जिस तरीके से हम हर 2 साल 4 साल 5 साल में अपना मोबाइल फोन, अपने घूमने के डेस्टिनेशंस, कि चलो भाई पहले हम लोग शिमला जाते थे, कश्मीर गए, अब हम क्या कहते हैं सिंगापुर जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जिस तरीके से हम डेस्टिनेशन अपग्रेड करते हैं, अपनी कार अपग्रेड करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एक सर्टेन रेस्टोरेंट अपग्रेड करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट के साथ बैठ करके हमको वो इंश्योरेंस भी अपनी इनकम के हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरी फैमिली मर्सिडीज में चल रही है या मेरी फैमिली 5 स्टार होटल में खाना खाने की आदी हो चुकी है ड्यू टू माई अर्निंग्स, ड्यू टू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और अगर मैंने अपना इंश्योरेंस अपग्रेड नहीं करा है, उस एक सर्टेन अमाउंट तक का नहीं लिया है, और कल को अगर किसी को कुछ हो जाता है ब्रेड अर्नर को, तो वो फैमिली मर्सिडीज से अचानक से ऑटो पे नहीं चलने लगेगी। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं तो हमें जो लाइफ स्टाइल का लाइफलाइन सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, तो इंडिया में जैसे आपने ये बताया कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ की पहले इंश्योरेंस करा लें और लाइफ की करा लें, टर्म इंश्योरेंस, और जितनी जल्दी ये सब कराएंगे उतना ही बेनिफिट कंपनी भी देती है और लॉन्ग रन में भी आपकी सिक्योरिटी रहती है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और इंश्योरेंस जो इम्पोर्टेंट है जो लोगों को कराना चाहिए? देखिए, एक अभी तो पहले हमें अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है, क्योंकि इंडिया में तो जो इंश्योरेंस सोचा जाता है वो अस्पताल के अंदर सोचा जाता है। आपको लगता होगा मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, मेरा एक ऑफिस है, तो मेरे ऑफिस में तो लाइन लगी रहती होगी कि अरे अतुल जी हमें तो बीमा कराना है। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों सर? मतलब लाइक ये सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भी लोग इसके लिए अवेयर नहीं है कि कराना नहीं चाहते, क्या दिक्कत है? एक्चुअली में इंडिया में जो इंश्योरेंस का थॉट आता है, जो एक आम जनता के अंदर है, देखिए मैं इंश्योरेंस गाय हूँ तो मेरी फैमिली को इंश्योरेंस के बारे में मालूम है, मेरे ऑफिस में लेकिन एक आम जनता जो है वो 2 ही टाइम इंश्योरेंस सोचती है। वो 2 ही टाइम सोचती है, जब वो किसी अपने लव्ड वंस को
हॉस्पिटल में देखने जाती है और देखती है कि यहाँ पर तो उसको जब मालूम चलता है कि यहाँ पर तो इनका इंश्योरेंस है और बढ़िया से हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, एक तो तब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सोचती है। और जब किसी यंग बच्चे की जिसके ऊपर फैमिलीज की लायबिलिटी होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो अब उनके मन में थोड़ी देर के लिए अस्पताल, जब वो अस्पताल से घर जाते हैं तब तक उनके 99% लोगों के मन से ये विचार निकल जाता है कि बीमा लेना है। और जब किसी ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले, अगर मान लीजिए किसी मेरे नोन पर्सन की डेथ हो गई और वहां पर जो लोग आए हैं और वो उन्होंने देखा कि अतुल खड़े हैं, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या तुमने इनका इंश्योरेंस कुछ किया था क्या? तब उनको इंश्योरेंस की महत्ता मालूम चलती है। और ये जो लोग पूछते हैं ना, ये वही मैं कहना नहीं चाहता हूँ, थोड़ी सी हार्श रियलिटी ये है कि हिंदुस्तान में जो बीमा लेने से सबसे ज्यादा जो लोग रोकते हैं ना, वो 3 लोग हैं। कौन? एक मामा कड़का, अच्छा, एक चाचा कड़का, ओके, और एक सांगा। क्यों ऐसा? वो लोग इतना डरा देते हैं कि मेरा एक मिलने वाला है, हाँ, उससे आप इंश्योरेंस लीजिए। जो एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट आया है उसको से पॉलिसी समझने नहीं देते हैं, ठीक है, और जो पॉलिसी आपने ली है उसमें 50 कमियां निकलते हैं। जबकि मेरा सारे क्लाइंट से या आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप पॉलिसी अपने कंसल्टेंट के साथ बैठिए, अपने स्वविवेक से लीजिए, लोगों से पूछिए, लेकिन पूछने में, पॉलिसी लेने में डिले मत करिए। चाहे आप छोटी पॉलिसी लें या बड़ी पॉलिसी लें, एटलीस्ट शुरुआत करें। तो बाद में धीरे धीरे करके अपग्रेड करिए, आप उसमें नॉलेज गेन करिए। और आप आज की डेट में तो गूगल है, सब कुछ है, काफी सारी चीजें हैं, कंपनियों में ट्रांसपेरेंसी है, और किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से सलाह लें। अच्छा, इससे मेरे को एक बात ये है, मतलब इम्पोर्टेंट, कि बहुत सारी आज कंपनियां आजकल ऑनलाइन भी आपकी पॉलिसीज बेच रही हैं। सो ऑनलाइन पॉलिसी लेना ज़रूरी है या इम्पोर्टेंट हो सकता है, या हम किसी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ें कि जो ऑफलाइन आता है और आपके घर से, जैसे आप हैं, जैसे आप जुड़े हैं बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ, तो आपसे लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन भी हम ले सकते हैं? तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है? देखिए, ऑनलाइन पॉलिसी और ऑफलाइन पॉलिसी में प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, प्रोडक्ट सेम होता है। ऑनलाइन पॉलिसी में ये जरूरी नहीं है कि ऋषभ जी और मेरी जो लैंग्वेज है और जो माइंडसेट है बात करने का, वो एक ही हो, क्योंकि वहां तो कॉल सेंटर है, वो आपसे हो सकता है कि ऋषभ जी को वो बात ना समझ में है। एक्चुअली में हेल्थ इंश्योरेंस केवल ऋषभ जी को नहीं समझना है, ऋषभ जी की फैमिली को समझना है। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल कंसल्टेंट की बात करूं, तो मैंने कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो सेल आउट करी है या किसी को मैंने दी है या उसके आग्रह पे मैंने उसको दी है, तो हमेशा मैंने उसकी फैमिली को पहले प्रॉज एंड कॉन बताए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है उसी के साथ कोई हादसा हो गया। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, 2012 की बात है, उन्होंने मेरे से एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी। उस टाइम ईमेल इतना फेवरेट नहीं था, व्हाट्सएप नया नया आया था, लेकिन ये पीडीएफ का उतना ही सब नहीं था। उन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, कोरियर से वो पॉलिसी उनके घर पे पहुंच गई, उनके ऑफिस का एड्रेस दिया था, उनके ऑफिस में पॉलिसी पहुंच गई, और उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बताया था कि मैंने कोई भी पॉलिसी इस तरीके की ली है। अचानक से सडनली उनको कार्डियक अरेस्ट आया। अच्छा। अब जब कार्डियक अरेस्ट आया तो उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनको बताया गया कि इनके इसके एक बाईपास सर्जरी होगी और कुछ 2-4 लाख रुपए का खर्चा है। तो कुछ फ्राइडे सैटरडे का दिन था, बैंक में अरेंजमेंट नहीं था या क्या था, उस टाइम इतनी ज्यादा नेट बैंकिंग और ये सब भी चीजें प्रचलित नहीं थी। अब वो परिवार काफी परेशान था, ठीक है। फिर हुआ क्या कि अचानक से उनके यहाँ ऑफिस में जो व्यक्ति हम लोगों को चाय पिलाता था, क्योंकि 2 बार की सिटिंग 3 बार की सिटिंग हुई, तो वो हम लोगों की बातें बड़ी ध्यान से सुनता था। उसने उनकी वाइफ को जाके बताया कि भाभी, भैया ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। अच्छा। एक बीमा लिया हुआ है जिसमें जो भैया आते थे वो ये बताते थे कि अगर आप कभी बीमार पड़ जाएंगे तो अस्पताल में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। रात के 1 बजे ऑफिस खुलवाया गया, उनकी फाइल वो निकलवाई गई, उस फाइल से मेरा फोन नंबर ढूंढा गया। अच्छा। और मेरे को फोन किया गया जी।
सुबह मैं उनके परिवार के पास पहुंचा, मैंने उनको वो कागज दिए, अस्पताल में वो कागज जमा कराए और बिना 1 रुपए दिए हुए भी उस व्यक्ति का इलाज संभव हो पाया। तो इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद से मैंने हमेशा से एक ये कसम ऐसी खा ली कि मैं जो भी इंश्योरेंस किसी परिवार को दूंगा तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों की नॉलेज में होना चाहिए। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक सबसे अपील भी कर रहा हूं कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो बीमा हो या वो लाइफ इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, कुछ भी ले, एक आप अपनी डायरी जरूर बनाएं और अपने परिवार के सब में सबको साथ बैठाल करके, इवनली छोटे बच्चों को भी वो आदत डालें कि वो उस डायरी में लिखें कहाँ से ली गई है, किस इंश्योरेंस एजेंट से ली गई है, उसका फोन नंबर और उसका अपडेटेड पॉलिसी नंबर और एक इस फाइल जरूर जरूरी है। क्योंकि कई इंश्योरेंस ऐसे होते हैं इंडिया में कि लोगों को पता ही नहीं होता, वो क्लेम में ही नहीं आते, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाँ, ऐसा होता ही होगा, बहुत होता है। भारत की जो सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है उसके पास अनलिमिटेड पैसा, अनअकाउंटेबल पैसा ऐसा ही पड़ा हुआ है जिसमें कोई बीमे का क्लेम करने वाला नहीं। अच्छा, हाँ, अनअकाउंटेड पैसा ऐसा पड़ा। अच्छा, अगर मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे इंश्योरेंस लेते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं एक सही पॉलिसी चुन पाऊँ, और पॉलिसी लेने के बाद भी मैं उसको किस तरीके से अपने लाइक फैमिली के साथ उसको, मतलब कहते हैं ना कि उनको ये पता हो कि ये जो पॉलिसी ये कैसे एजेंट के थ्रू या मतलब कैसे उनको मिल पाएगी। क्योंकि उस समय अगर मान लीजिए मैंने लिया पॉलिसी और मैं बीमार पड़ गया या मैं नहीं हूँ, मैंने दोनों पॉलिसी ली और मैं या तो नहीं हुआ बीमार, तो फैमिली को कैसे, मतलब एक प्रोसेस होता है ना कि ये कैसे ये पैसा उनको मिले, तो ये प्रोसेस कैसे हम फैमिली के साथ। देखिए ऋषभ भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम होता है उसको हम स्वयं निर्धारित करते हैं, उसको कोई एजेंट नहीं देता है, उसको एजेंट निर्धारित कर ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम लोग ध्यान में रख लें तो इंश्योरेंस में कभी क्लेम में कोई समस्या आएगी ही नहीं। क्या क्या है? चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, किसी भी तरीके का। जैसे हम जब भी पॉलिसी कराते हैं तो हमें अपनी पॉलिसी में अपने नाम की स्पेलिंग, अपने नॉमिनी के नाम की स्पेलिंग, अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ, ये हमें चेक करते रहना चाहिए। ये चेक करना चाहिए और जब भी पॉलिसी कॉपी आए तो उसे खोल के देखना चाहिए। अगर मिसप्रिंट हो गया तो तुरंत कंप्लेन करें, उसकी मेल डालें और उस मेल का प्रिंट आउट, या अगर कंपनी ने उसको रेक्टिफाई करके आपको कोई कागज दिया है तो उस कागज को हमेशा संभाल के रखें। ठीक है, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा पॉलिसी लेते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप कोई पॉलिसी ले तो विस्तार से अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से बात करें, विस्तार से, उसको अपने फ्यूचर का प्लानिंग बताएं या फ्यूचर की प्लानिंग बताएं और उस पॉलिसी के क्या क्या फीचर हैं ये समझें। ऐसा नहीं है कि वो आया उस किसी रेफरेंस से उसने आपको पॉलिसी दे दी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक मिथ है एक आम जनता में कि इंश्योरेंस कंपनी कभी क्लेम नहीं देती, जबकि ये मिथ बिल्कुल गलत है। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा क्लेम देने के लिए तैयार है, हमेशा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर मैंने एक सक्सेसफुली क्लेम पे किया तो वो जो क्लेम है पे करना, हो सकता है मेरे लिए 10 नए सेटिस्फाइड क्लाइंट लेके आए और एक अनसेटिस्फाइड क्लेम जो है वो 10 नए क्लाइंट 10 पुराने क्लाइंट मेरे ले जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कमी छुपाने के बजाय हमेशा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ब्लेम करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कई बार भी होता है कि हम लोग जैसे इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, उसने वो छुपा ली, अभी छुपा ली, इंश्योरेंस ले लिया, फिर बाद में उसी बीमारी से उसको कोई प्रॉब्लम आई तो उसने फिर कंपनी फिर क्लेम नहीं करती कि पहले नहीं बताया। ऐसा भी होता है कैसे? बिल्कुल है। आपके पास जब भी आप कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एक आपका एफसी जो है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या इंश्योरेंस कंसल्टेंट, एक आपसे फॉर्म भरवाता है और उस फॉर्म को बिल्कुल सही सही बताना चाहिए था कि जैसे मेरा कोई एक्सीडेंट हो चुका है या मेरी कोई सर्जरी हो चुकी है या मैं कोई लाइफस्टाइल डिजीज से गुजर रहा हूँ, सपोज दैट मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये आप इंश्योरेंस कंपनी के फॉर्म में जरूर मेंशन कराएं। अगर आप मेंशन करा लेंगे तो उसके 2 ही प्रोज एंड कॉन है, या तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी और अगर देगी तो फिर वो आपको क्लेम भी देगी। ठीक है,
या सेकंड सिनेरियो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जब पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपका प्रीमियम भी नहीं जाएगा। तो आपने ना कंपनी के साथ झूठ बोला, ना इंश्योरेंस कंपनी ने आपके साथ झूठ बोला, और एक बार पॉलिसी एक्सेप्ट हो गई जिस टर्म्स एंड कंडीशंस में, उसमें लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। तो अगर ये तो एक बड़ा सामान्य सा विषय है कि अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगा तो आप भी व्यापार मेरे साथ क्यों करेंगे, मेरे को सुविधाएं आप क्यों देंगे। इसलिए जो कुछ भी है वो साफ सुथरा क्लियरिटी से आपको अपने इंश्योरेंस फॉर्म में लेते समय और अपने या अपने किसी कंसल्टेंट से या ऑनलाइन भी अगर आप ले रहे तो हैं सारी चीजें बता देनी, सारी चीजें बताएं। और अगर इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए किसी चीज में आपका प्रीमियम ज्यादा लेती है या कम लेती है तो वो एक्सेप्ट करना आपकी पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड है, ये चीज। सो इंडिया में लोगों को इंश्योरेंस कैसे मिस सेल किया जाता है और इसमें क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आप बता सकते हैं कि एक बायर को तुरंत पता चल जाए अगर उसके साथ ऐसा कुछ गड़बड़ किया जा रहा है, कोई स्कैमर आ गया, उसके साथ कोई स्कैम ना हो। तो इसलिए कोई ऐसे कुछ फ्लैग्स है जिस पे हम बात कर सकते हैं? देखिए एक्चुअली में क्या है, अभी भी इंश्योरेंस में रेड फ्लैग्स तो बहुत सारे हैं। अभी पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बैंकों को डांटा कि आप जो है ये मिस सेलिंग रोकिए। हमें थोड़ा सा इंश्योरेंस लेते टाइम जब हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए अपनी दूरदर्शिता से कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि क्या प्रीमियम पेइंग फैसिलिटी कितनी है, क्या रेगुलर देना है। कई बार होता है कि लोग कहते हैं 3 साल देना है और वो 20 साल देना होता है। तो पॉलिसी आते ही थोड़ा सा अगर आप पॉलिसी बॉन्ड को पढ़ें और अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो कंपनी आपको 1 महीने का समय, 15 दिन से 1 महीने का समय देती है, आप उस पॉलिसी को वापस कर लें। अगर आपको नहीं मान लीजिए उतना उसके बारे में समझ में आ रहा है तो अपने परिवार में किसी से विमर्श कर लीजिए, लेकिन ये काम 15 दिन के अंदर अंदर करके कर लीजिए। और फ्रॉड कॉल्स में या किसी स्कैम में पेमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए। तो ये मतलब इसके लिए पता कैसे चले, लाइक यही मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आया, जैसे अतुल जी आए मेरे पास, अतुल जी ने कहा ये पॉलिसी, तो मैं कैसे अतुल जी पे ट्रस्ट करूँ कि अतुल जी हमको जो भी पॉलिसी दे रहे हैं या कोई भी चीज़ जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है मेरे लिए और ये मेरे साथ गड़बड़ नहीं करेंगे? सर एक्चुअली में यही मैंने पिछले 20 साल में कोई भी इंश्योरेंस एजेंट कमाता है, यही हमारी असली कमाई है कि अगर हम किसी फैमिली के पास जाते हैं इंश्योरेंस देने उसको, तो वो ये परिवार मान के चलता है कि ये हमें बिल्कुल सही चीज दी गई है। तो अभी तो इंडिया में इंश्योरेंस इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अब उसको भी कुछ थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराया जा रहा है उसको ठीक से चेक करना चाहिए। हाँ। आपके पेमेंट मोड्स को चेक करना चाहिए देने से पहले। हाँ। ठीक है। और कभी भी मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि कैश देना चाहिए कि चेक से दें? नहीं, कैश तो देना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दूसरी बात, उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि हमें पैसा कब रिटर्न आएगा, कब मेरा मनी बैक आएगा, उस शेड्यूल को एक बार जैसे ही पॉलिसी बॉन्ड आए वैसे ही मैं एक बार चेक करना। हाँ, करेक्ट। ओके, आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है कि आपने किसी को पॉलिसी दी हो और किसी ने पॉलिसी बीच में रुकवा दी और उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, फिर भी आपने उसको पॉलिसी दिलवाई हो? ऋषभ भाई, किताब भरी हुई है। अच्छा। हाँ, किताब भरी हुई है कि मैं कम से कम ऐसे 100 इंसिडेंट्स, आपको कभी आप बैठिएगा चाय पे चर्चा करेंगे, 100 एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जहां पे क्लाइंट ने मेरे से ये बोला कि ये भाई आज तू चेक ले जा रहे हो, मैं मजबूरी में दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनकम टैक्स बचाना है या वॉट एवर इट इज जो भी है, अगले साल से मैं इसका इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे करूंगा। और 15 दिन के अंदर ही उसके साथ कोई ऐसी बीमारी हो गई या ऐसी दुर्घटना हो गई या आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा। और उसके परिवार को वो जबरदस्ती दिया हुआ इंश्योरेंस ही काम आया। ऐसी घटनाएं भरी पड़ी। और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो जो नए क्लाइंट्स कई बार अट्रैक्ट होते हैं वो इन्हीं एक्सीडेंट्स की और इंसिडेंट्स की वजह से ही। तो मतलब कई लोग ऐसे भी हैं कि जो पॉलिसी को बीच में रुकवा देते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब लाइक उन्होंने 5 साल दिया, ठीक, अब उनको लगा कि 5 साल में तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आपसे या अपने जो भी एजेंट्स हैं उनसे उन्होंने बोला कि भाई अब मैं प्रीमियम पे नहीं करूंगा, मैंने 5 साल कर दिया, अब मैं आगे पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो वो पॉलिसी, क्योंकि जब आपने पैसा नहीं दिया तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो लैप्स होने के बाद मान लीजिए कभी किसी को कुछ हो गया तो उसका क्लेम नहीं, कोई क्लेम नहीं।
तो अब जो हमने जो 5 साल दिया पेमेंट, तो क्या वो पेमेंट भी वापस मिलता? अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन जितने भी लोग इस तरीके की पॉलिसी बंद करते हैं, मेरा बस केवल उनसे एक ही आग्रह है कि जब भी वो कोई हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी मिड में बंद कराने जाएं, तो वो एक काम जरूर करें, उस डिसीजन को लेने से पहले अपनी डायरी में आंख बंद करके सोचे कि वो कौन 5 लोग हैं जिनसे मैं अगर 10-20 लाख रुपए उधार मांगू हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे या मेरी आकस्मिक मृत्यु के टाइम पे, मेरे उन 5 लोगों के नाम लिख लें। इतना कठिन, पॉलिसी बंद कराना आसान है, पॉलिसी लेना कठिन है, लेकिन एक डायरी में उन 5 लोगों के नाम जो मुसीबत के समय पैसे दे दे ताकि मेरा इलाज हो सके, मेरे परिवार के दैनिक के खर्चे चल सके, डेली रूटीन के, मेरे परिवार का एक सर्टन स्टाइल मेंटेन रहे, लाइफ स्टाइल, 2 के बाद हाथ कांप जाते हैं। इसलिए पॉलिसी बंद करना बहुत सोचने समझने के बाद, और किसी को भी ये बंद नहीं करना चाहिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ में इंटरेक्ट हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब एक बार शुरू हो जाए तो उसको रोकना नहीं है, इसको बल्कि इसको अपग्रेड कराना है, अपग्रेड कराना है। तो इसका पता ही नहीं है कि आज होगा इसका यूज या कभी ना हो तो फिर भगवान ना करे कभी ना हो, लेकिन एक बार जरूर होता है। करेक्ट। ओके, सो बहुत सारे लोग ना पॉलिसी को लेने से पहले उसका प्रीमियम भी चेक करते हैं कि भाई मेरा प्रीमियम इतना आ रहा है, मेरा प्रीमियम इतना आ रहा है, तो वो कहते हैं भैया कम वाला बता दो। तो क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? और ये मैं इसमें एक बात कहूंगा कि ये आपकी पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन आप कम कर लें या ज्यादा कर लें, लें जरूर, बीमा जरूर होना चाहिए आपके परिवार के पास। ओके। अच्छा, आपको अपने इनकम और स्टैंडर्ड के हिसाब से पॉलिसी को चूज करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैंने अभी पहले भी आपको बताया ऋषभ भाई कि जैसे हम गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, कपड़े अपग्रेड करते हैं, वैसे ही हमें हर 2-3 साल में एक बार इंश्योरेंस रिव्यू करके उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। पर मैंने देखा है कि इंडिया में लोग गाड़ियों में इंश्योरेंस दे देते हैं, लेकिन अपनी बॉडी पे, हेल्थ पे या अपने परिवार के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करता। सर इतना कठिन है भारत में बीमा देना जिसका कोई जवाब। क्यों ऐसा? कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत कि लोग लेना ही नहीं चाहते? लोग कहते हैं मेरे को कुछ हो गई। अच्छा, हर आदमी यही कहता है, कहता है अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरे को इंश्योरेंस लेने की जरूरत ही क्या है। जबकि सच्चाई ये है कि जिस टाइम आप इंश्योरेंस को मना कर रहे होते हैं, उसी टाइम जब जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस आपको मना कर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज इंश्योरेंस कंपनी का दरवाजा खटखटाऊं या आज अगर मैं किसी कंसल्टेंट को मना कर रहा हूं तो हो सकता है कि किसी टाइम पे वो कंसल्टेंट आपको मना करे कि आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जब तक आप स्वस्थ हैं, सबसे पहले बीमा लीजिए। अच्छा, मान के चलिए कि अगर आपके सामने कोई एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो 25 साल के हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो 35 साल के हैं, और एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो 55 साल के हैं, तो क्या तीनों के लिए पॉलिसी सेम होगी कि आप तीनों को अलग अलग पॉलिसी? नहीं, तीनों के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि तीनों की एज में डिफरेंस है और तीनों की रिक्वायरमेंट्स फर्क है, और तीनों के प्रीमियम्स अलग अलग आएंगे। तो मेरे को उनके साथ, तीनों के साथ अलग अलग मीटिंग करके उनकी जरूरत के हिसाब से उनके लिए इंश्योरेंस डिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति 55 साल के हैं, तो अब उनको अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन उनको अचानक से किसी ने समझाया कि ये पॉलिसी लेना बहुत, मतलब आपकी एज हो रही है, आपको लेना, तो उनका प्रीमियम जब वो पे करेंगे तो बढ़ के आएगा। बिल्कुल ठीक। और फिर उनको क्या वो किसी भी एज में ले सकते हैं पॉलिसी, कि 60 साल के बाद पॉलिसी लेने के लिए उनको? 60 साल के बाद तो पॉलिसी मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो मतलब अगर आपकी पॉलिसी की जो सबसे बेस्ट एज है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है? जितनी जल्दी आप 18 साल के बाद अर्निंग करें, जैसे ही आप जिस इंश्योरेंस के आप एलिजिबल होते जाए एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, वैसे वैसे वो इंश्योरेंस आप लेते चले। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस लोगों को बहुत कम पता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे और उसके बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि हर परिवार में एक ना एक व्यक्ति का टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, जो मेनली तो अर्निंग मेंबर का, जिसके ऊपर पूरी लाइफ है। तो जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो लाइक जब क्लेम करने जाते हैं, कई बार ऐसी केसेस भी आए हैं, और मैंने भी कहीं ना कहीं आर्टिकल देखा है, आप देखोगे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन शायद फैलाई जाती है, या सत्य भी है कि लोगों के पास लेने के बाद भी लोगों को क्लेम मिलता नहीं। ऐसा हुआ है सर? मैं इसमें 2 पार्ट में इस बात का आपको जवाब दूंगा। पहला पार्ट तो ये है कि टर्म इंश्योरेंस है क्या? है क्या? टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो किसी भी परिवार के
जीवन का आधार होता है। जब उस परिवार में किसी ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है तो वो मिलता है उसे, जिससे उसका परिवार चलता है। तो टर्म इंश्योरेंस तो हमारे पास होना ही चाहिए। दूसरी बात, टर्म इंश्योरेंस जो व्यक्ति लेता है कभी उसके लिए नहीं होता है, वो हमेशा उसके परिवार के लिए होता है। तो हमेशा हमें अपने परिवार के खर्चों के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस अपग्रेड करते रहना चाहिए। अब आप आए सेकेंड पार्ट पे कि मैंने एक टर्म इंश्योरेंस किसी व्यक्ति ने लिया था और एक ये रूमर है कि मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा क्लेम लेने के लिए तत्पर है, हमेशा क्लेम लेने के तत्पर है। ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है जो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, जैसे मैंने नॉमिनी का नाम सही ना भरा हो, ठीक है, या मैंने अपनी कोई पुरानी चीजें ना डिक्लेयर करी हो, पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसियां ना डिक्लेयर करी हो। अगर आज इंश्योरेंस कंपनीज में, मैं पूरा डेटा ले रहा हूं, अगर 100 क्लेम पेंडिंग है तो इसमें से 90% क्लेम ऐसे हैं जो क्लाइंट के हैंड पे पेंडिंग है। उन्होंने कोई पेपर नहीं लगाया है या कोई रिक्वायरमेंट आई है उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, इसका एक बेसिक सिद्धांत ये है, ये जितने पुराने होते चले जाते हैं क्लेम मिलना उतना ही आसान होता है। कई केसेस में टर्म इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसका जो पेमेंट का टैट है वो 3 से 5 दिन के अंदर पुरानी पॉलिसीज में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंश्योरेंस लेना आसान है, उसको संभाल के चलवाना और उसको डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना ये बहुत जरूरी है। और इंश्योरेंस आप बहुत ईमानदारी से। अभी एक एजेंट मेरे से मिले थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और उन्होंने मुझे एक पॉलिसी पिच करी थी। मैं इस पॉलिसी में सबके सामने में पूछना चाहूंगा क्या ये लेना सही है कि नहीं है। वो पॉलिसी ये थी कि 85 तक तो आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं होता है उसके बाद आपको उसका पूरा पैसा या उसका कुछ पार्ट आपको हर साल मिलता रहेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। क्या ऐसी पॉलिसीज सही होती हैं लेना? देखिए, पॉलिसी कोई भी खराब नहीं है ऋषभ भाई, पॉलिसी कोई भी खराब नहीं। बस आपको ये चेक करना है कि क्या अगर जो 85 साल तक मैं पॉलिसी दे रहा हूं और मेरे को कवरेज मिल रही है, अगर वो पैसा मैं कहीं और लगा दूं तो क्या मेरे को ज्यादा रिटर्न आएगा? मेरे को बस केवल ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए भी सही है और बी भी सही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कहते हैं मैं पॉलिसी लूंगा और 85 साल पे मुझे पैसा वापस मिल जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं खाली ऐसा टर्म इंश्योरेंस लूंगा जो 85 ईयर्स तक हो और जो बचा हुआ पैसा है वो मैं कहीं निवेश कर दूंगा तो मेरे को एक ओल्ड एज में मेरे पास पैसा कमाएगा। तो इट इज ओनली अप टू यू। ये इंडिया में मैंने देखा है कि जो हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो सिर्फ 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। एक वो इन्वेस्ट करते थे आपका गोल्ड में, एक इन्वेस्ट करते थे LIC में, राइट। तो LIC इज ऑल्सो अ इंश्योरेंस जो आपको लाइफ के बाद भी और लाइफ के साथ भी देता है। और जो गोल्ड होता है या एक ज़मीन में इन्वेस्ट करते थे कि एक ऐसे एसेट पे जो दिख रहा है। तो जैसे अब इंश्योरेंस जो एक एसेट है ये दिखता नहीं है, ठीक है, ये ऑनलाइन और डिजिटल एसेट है, आपका एसेट है, क्योंकि मैं इसको एसेट इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये आपको कुछ दे के, आपके परिवार को कुछ दे के जाएगा, लाइबिलिटी नहीं। लेकिन लोग इसको तब भी इससे बैर खाते हैं, डरते हैं। तो ये सोच जो है, जो हमें कहते हैं ना थिंकिंग है, तो आज क्या ये थिंकिंग आप देखते हो यंगस्टर्स में भी आ रही है? आज की यूथ इससे अवेयर हो रही है? नहीं, आज का यूथ इंश्योरेंस तो ले रहा है, ठीक है, लेकिन हमको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अस्पताल के अंदर जमीन की रजिस्ट्री नहीं चलती है। अस्पताल के अंदर या तो इंश्योरेंस के पेपर चलते हैं या कैश चलता है। ये चूज हमें करना है, करेक्ट, कि मैं जमीन में इन्वेस्टमेंट करूं कि हेल्थ इंश्योरेंस लूं। अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होगा तो वो मेरी जमीन बचेगी। अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होगा तो मैंने जो और पॉलिसियां ली हैं उसका प्रीमियम मैं भर पाऊंगा। अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होगा तो ही मैं बाकी चीजों के ऊपर फोकस कर सकता हूं। ये एक प्रोटेक्शन है। और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भगवान ना करे कभी किसी को यूज करना पड़े, लेकिन यूज तो होता ही। आप कुछ हमारे कैमरा को देख के 1 लाइन में कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल ये इंश्योरेंस को सीरियसली नहीं लेते? मैं आपने अभी आपसे बीच में भी बोला था, अगर आज आप इंश्योरेंस को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो कल इंश्योरेंस भी आपको सीरियस नहीं लेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को अगर आप सुरक्षा, प्यार
और सम्मान दिलवाना चाहते हैं तो इंश्योरेंस जरूर खरीदें। थैंक यू अतुल जी, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई और ये बहुत सारे लोगों को ये वीडियो से इनको नॉलेज भी मिली होगी, सीख भी मिली होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इतनी तो अवेयरनेस सबको होनी चाहिए कि क्योंकि परेशानियां और ये जो भी आप देखते हैं ना कि प्रॉब्लम्स कोई सोच के और किसी को खटखटा के नहीं आती कि मैं आपके घर में आ रही हूँ, ये अचानक से टपक पड़ती है। और अगर हमारे पास कोई प्रोटेक्शन प्लान नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, या ऐसे हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि जिनसे हम उनको डील कर पाएँ, तो लाइफ में हम बहुत कुछ खो देते हैं। इसके लिए थैंक यू सर सो मच, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ तक आए। और अगर मैं चाहूँ कि आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहें तो आपके क्या वे हो सकता है कि अगर आपके थ्रू लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे बात करना चाहें या कांटेक्ट करना, उसके लिए हम आपसे कैसे कर सकते हैं ऑडियंस? ऋषभ भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इतने गंभीर समाज के मुद्दों को आप उठाते रहते हैं अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू। मेरा नाम अतुल अग्रवाल है, मैं पिछले 20 वर्षों से इंश्योरेंस है। मेरा ऑफिस रतन ऑर्बिट के कॉम्प्लेक्स जो है अपार्टमेंट, उसके मार्केट में शॉप नंबर 17 पे हमारा ऑफिस है जी। एक फुली डेडिकेटेड ऑफिस है जहाँ पे एक फुली डेडिकेटेड टीम है, जहाँ पे हम लोग सुबह 10:30 से शाम को 6:30 तक बैठते हैं। मेरा नंबर है 9839-723-555। आप इस नंबर पे संपर्क करके किसी भी तरीके का बीमा लेना या बीमे के लिए सलाह, आप दोनों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम 24/7 इसके लिए डेडिकेटली आपके लिए साथ खड़ी है। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे आप आए, आपने इतना टाइम दिया। और दोस्तों, मैं आप सबको ये बताऊंगा कि देखिए, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हमको हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने फैमिली से कंसल्ट करिए, सलाह करिए। ये कोई ऐसी चीज़ है कि ये देखिए सबके जीवन में ज़रूरी है, और इंश्योरेंस हर चीज़ का होना चाहिए, लाइक हेल्थ का, आपकी लाइफ सिक्योरिटी का, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस हैं। आप फ़ोन कराते हो उसका इंश्योरेंस ले लेते हो, आप गाड़ी लेते हो उसका इंश्योरेंस लेते हो। देखिए, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आप इन पे इंश्योरेंस पे पैसा देते हो, लेकिन आप खुद के ऊपर या अपनी लाइफ के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर इंश्योरेंस पे नहीं देते हो। तो प्लीज़ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, अगर आपके पास किस तरीके का इंश्योरेंस है, या आपको ये वीडियो के माध्यम से कोई नई चीज़ पता चली है इंश्योरेंस के बारे में, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम नए पॉडकास्ट में फिर से आएंगे हमारे एक और गेस्ट के साथ, और एक और मुद्दे पे, सोशल मुद्दे पे बात करेंगे। तो ह्यूमन फर्स्ट पॉडकास्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू अतुल जी अगेन। थैंक यू सो मच, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।